नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम फरवरी के द्वितीय सप्ताह के जो करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा करेंगे और जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे सूरजकुंड मेला हो गया, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अभी 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, वह हो गया। और भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र शुरू हुआ है वह। अब फोर्ट विलियम जो किला होता था, जो पूर्वी मुख्यालय था सेना का उसे विजय दुर्ग कर दिया गया है। अब पोटास खनन अभी हुआ है पंजाब में, उसके बारे में। और एरो इंडिया 2025 के बारे में। और जो दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित किया गया है, उसके बारे में। और नौसेना का जो ट्रोपेक्स अभ्यास है उसकी चर्चा करेंगे। फिर कौशल भारत कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। पहला जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर है महाकुंभ 2025 के इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया है, इसमें इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें ई नाम के तहत व्यापार में विस्तार किया गया है। 221 से 231 वस्तुएं, 10 वस्तुएं नई शामिल की गई हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसका लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के हेतु जो औषधि वितरण अभियान चलाया गया है कुछ राज्यों में, उनकी चर्चा करेंगे। और गुरु रविदास जयंती 2025 जो मनाई गई है उसकी चर्चा करेंगे। और जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन था उसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जो 18वां रेलवे जोन होगा। उसका सैन्य अभ्यास जो विंग रेडर्स है उसकी चर्चा करेंगे। और पेंडोरा मिशन जो नासा का है उसकी चर्चा करेंगे। उसका सृजनम की चर्चा करेंगे, जो कार्यक्रम है सृजनम उसकी चर्चा करेंगे, जिससे बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उनको फिर से डिग्रेड किया जाएगा, जैसे जो हमारा मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी। उसके बाद फिर राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान और उगबार जलवायु लचीली कृषि परियोजना जो अफ्रीका महाद्वीप में शुरू की गई है, उसका थाई पुसम त्यौहार है जो भगवान कार्तिकी के लिए मनाया जाता है। और पैरा तीरंदाजी जो एशियन कप है 2025 की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत और मिस्र के बीच संयुक्त जो विशेष साइक्लोन थर्ड अभ्यास जो है इसे जो जारी किया गया है वह। और पंकज आडवाणी जो स्नूकर खेल खेलते हैं वो अभी चैंपियनशिप जीता है, उन्होंने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। और 25 टी बोलार्ड जो पुल टग अश्वयार्ड है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर विश्व रेडियो दिवस की चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसकी चर्चा करेंगे। और जो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी थी उनकी 146वीं जयंती मनाई गई है। और भारत मध्य और पूर्व यूरोप के बीच जो आर्थिक गलियारा है उसकी चर्चा करेंगे। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है। उसका पनडुब्बी है मत्स्य 6000 जो 6000 मीटर नीचे तक जाके जो है रिसर्च का काम करेगी। उसका राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली जो प्रशिक्षण अकादमी है उसका 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। और शिखर धवन को जो है चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 की चर्चा करेंगे। और F-35 लड़ाकू विमान अभी चर्चा में रहा जो अमेरिका का है, भारत को देने की बात की गई है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की चर्चा करेंगे। हैदराबाद बर्ड एटलस तैयार किया है उसकी चर्चा करेंगे। और फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 की चर्चा करेंगे। और प्लेटफॉर्म मित्रा जिसे सेबी ने भी जारी किया है उसकी चर्चा करेंगे। और राज्यों में जो पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति का रिपोर्ट 2024 है उसकी चर्चा हम करेंगे। आइए हम इन जो प्रत्येक खबर हैं उनको विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला देखिए हरियाणा है, हरियाणाबाद के फरीदाबाद जिले में जो सूरजकुंड गांव है उसमें प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और इसमें हस्तशिल्प मेला है यह। और यह 38वां संस्करण है जो फरीदाबाद के सूरजकुंड में अभी आयोजित किया गया है। उसके बाद केंद्रीय टूरिज्म मंत्री जो गजेंद्र शेखावत हैं और वहाँ के जो सीएम हैं हरियाणा के नायब सैनी जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस मेले में 42 देशों के 648 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। और इस बार जो मेले की थीम रही है वो थीम स्टेट कौन कौन से थे, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसके थीम स्टेट थे। और यह हर वर्ष जनवरी और फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प कला और संस्कृति को बढ़ावा देना इस मेले का मुख्य उद्देश्य होता है। और 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में कितने देश भाग लिए हैं, तो कितने देश लिए हैं, तो 42 देश भाग लिए हैं। उसके बाद अगला इस पर हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो मात्र 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आप देखेंगे कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह एक जो वैधानिक निकाय के रूप में शुरू हुआ था, 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू हुआ था। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाई गई और उसके बाद फिर यह
आज भी अभी अभी इसको क्या बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 12 अगस्त 1994 को किया गया था। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। आयोग की संरचना हम जब देखेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रश्न इस पे बनेगा तो ये बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कब से कब, 31 मार्च से लेके 31 मार्च 2028 तक, 2025 से लेके 2028 तक बढ़ाया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा यह आयोजित किया गया है। और भारतीय कला इतिहास कांग्रेस जो है भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में स्थित है। यह सम्मेलन देखेंगे तो कला और संस्कृति में जो है भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बोला गया है भारतीय कला इतिहास का 32वां सत्र किसके तहत आयोजित किया जा रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले इशू पे बढ़ते हैं, तो फोर्ट विलियम किला जो था उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जैसे सिंधु दुर्ग होता है महाराष्ट्र में, वैसे ही उसी से प्रभावित होकर विजय दुर्ग इसको किया गया है। तो आप देखेंगे तो भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय था फोर्ट विलियम, उसका नाम अभी बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो इसका एक गेट था, गेट सेंट जॉर्ज गेट, इसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। अब देखेंगे कि फोर्ट विलियम किले का इतिहास हम देखते हैं तो मूल किले का निर्माण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने 1696 में किया था। प्रारंभ में इसमें बिंग और आंतरिक बुर्ज था यह एक, जहां कैदियों को ले जाया जाता था और यही कारण है कि इसे कलकत्ता का ब्लैक होल भी कहा जाता है। और 1756 में जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किले पर हमला किया तो कलकत्ता पे कब्जा कर लिया, तो इनके अंतर्गत आ गया था। उसके प्लासी की युद्ध के समय सिराजुद्दौला के पतन के बाद किले को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, एक नया किला बनवाना शुरू किया था। और फोर्ट विलियम जो किला है यह 1773 में रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था और इसका नाम इंग्लैंड के जो राजा थे विलियम तृतीय, इनके नाम पे रखा गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया देखिए स्वर्णिम विजय द्वार, और यह फोर्ट विलियम किला पहले हुआ करता था, अब कौन सा किला हो गया, तो विजय दुर्ग हो गया। और फोर्ट विलियम का नया नाम किस पे रखा गया है, यह प्रश्न बनेगा, तो विजय दुर्ग रखा गया है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के पूर्वी तट पर। जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और इसी में देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के क्या है, किनारे पे क्या है, तो फोर्ट विलियम किला है। और अब अगर हम देखें कि ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है किन से सीमा लगाता है, तो उड़ीसा राज्य से, झारखंड राज्य से, बिहार राज्य से, उसके बाद इधर सिक्किम राज्य से, और उसके बाद इधर असम राज्य से। और 3 देश हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे नेपाल, इनके साथ सीमा लगाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पोटास खनन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जो पंजाब है उसके फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब में जो ज़िले थे उनमें पोटास के 3 खनन ब्लॉकों में बड़े बड़े भंडार खोजे गए हैं। और पोटास का अगर आप अर्थ देखेंगे तो पोटेशियम युक्त खनिज से होता है, जो मुख्य रूप से उर्वरकों में काम करता है। अब 90% अधिक जो पोटास का उपयोग होता है वह उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यह 3 प्राथमिक जो कृषि पोषक तत्व हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, उनमें से एक है पोटास, जो है क्या है, पोटेशियम के रूप में काम करता है। और अकेले हम अगर राजस्थान को देखेंगे तो कुल जो पोटेशियम है उसका संसाधन उनका कितना है, तो 89% योगदान देता है। उसके बाद हम देखते हैं एरो इंडिया 2025, तो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण भी हुआ है और इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच में कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वहाँ पे यलहंका एयरफोर्स जो स्टेशन है वहाँ पे किया गया है। अब इस बार की थीम क्या रही है, तो फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और डिजाइन वैलिडेशन में चुनौतियाँ, इसकी थीम रही है। यह भारत का एक 2 वर्ष में होने वाला एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है। तो 2025 का जो एयर शो है एरो इंडिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और किस पे किया गया है, तो
यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट की चर्चा कर लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में अभी इसका क्या किया गया है, संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इसकी कैपेसिटी कितनी है तो 1 मेगावाट है। और किसने इसका जो है आधारशिला रखा है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है, इसका आधारशिला रखा है। और हिमाचल प्रदेश मार्च 2026 तक देखेंगे तो भारत का पहला हरित राज्य ऊर्जा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका जो टारगेट है वह 2026 है कि हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। इसका इस संयंत्र की स्थापना के बाद हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यह जो परियोजना दभोटा हरित हाइड्रोजन प्लांट है उसे लगाया जा रहा है। और आप देखेंगे दभोटा प्रश्न जो बनता है, दभोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है तो इसकी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके बाद फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से की जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नौसेना का ट्रोपेक्स अभ्यास देख लेते हैं। तो ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और यह अभ्यास जनवरी से मार्च तक के बीच में हिंद महासागर के क्षेत्र में किया जाता है। और उसके बाद फिर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है ये। और इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होते हैं। ये कहाँ पे होता है तो हिंद महासागर में प्रत्येक 2 वर्ष में यह आयोजित होता है। अब ट्रोपेक्स अभ्यास किस समयावधि में आयोजित होता है तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच में आयोजित किया गया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और कौशल भारत कार्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने का जो है और उसे पुनर्गठन करने की मंजूरी दी है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम का परिव्यय जो है 8800 करोड़ रहा है। और कौशल भारत कार्यक्रम के में अब 3 नई योजनाएं भी शामिल कर दी गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना, इन तीनों को जो है इसके अंतर्गत कर दिया गया है। और कौशल भारत कार्यक्रम का जो परिव्यय वर्ष 2022 से 23 और 2025-26 के बीच में कितने रुपए रहा है तो 8800 करोड़ रुपए रहा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो हमारा है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है तो गुजरात के गांधीनगर में क्या हुआ है तो इसका आयोजन किया गया है। और आप देखेंगे तो यह सम्मेलन महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जो महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन सेंटर है उसमें हुआ है। और बिम्स्टेक की स्थापना हम देखते हैं तो इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। और इसका सचिवालय कहाँ है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने देश इसमें हैं तो भारत, नेपाल, उसके बाद भूटान, और यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड और श्रीलंका। तो इस पे जो प्रश्न बनेगा वह यह है कि हाल ही में पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है तो गुजरात के गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं महाकुंभ 2025 में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया है। तो 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम यहाँ रहा है। और उसके बाद महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच में 3 दिवसीय क्या मनाया गया है तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इस पे प्रश्न जो बनेगा 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है तो प्रयागराज में किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं ई नाम के तहत व्यापार का विस्तार किया गया है। ई नाम का फुल फॉर्म क्या होगा तो देखिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है ई नाम का फुल फॉर्म होता है। और यह भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन कृषि विपणन प्लेटफॉर्म है। और इसके तहत देखेंगे तो DMI ने 221 कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं जो ई नाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और अब जो है 10 अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं उनको शामिल किया गया है। इससे देखेंगे तो 221 से बढ़कर 231 वस्तुएं इसमें शामिल हो गई हैं। अब
देखेंगे तो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ई नाम के तहत व्यापार के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है, जो 221 से 231 हुई है। और इस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं की कवरेज को बढ़ाना और किसानों तथा व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। और 10 वस्तुएं जो शामिल की गई हैं कौन कौन सी हैं, तो विविध वस्तुओं में देखेंगे तो तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन चने का आटा जिसे कहते हैं, फिर गेहूं का आटा और चना सत्तू जिसे भुने हुए चने का आटा और सिंघाड़ा का आटा जो होता है वह, और हींग, सूखे मेथी के पत्ते। सब्जियों में देखेंगे तो सिंघाड़ा और बेबी कॉर्न, और फल में देखेंगे तो ड्रैगन फ्रूट को इसमें जो है शामिल किया गया है। तो इस पर जो प्रश्न बना है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ई नाम के में शामिल की गई है जो 10 नई वस्तुओं में शामिल नहीं है। तो 10 नई वस्तुओं में जो शामिल नहीं है कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी यहाँ पे नहीं है, तुलसी के सूखे पत्ते हैं, हींग भी है, ड्रैगन फ्रूट फल में शामिल किया गया है, तो कॉफ़ी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान चलाया गया है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या रहा है, तो लाखों लोगों को दुर्बल करने वाली लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो बीमारी है उससे बचाना इसका उद्देश्य रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जो जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए इस बीमारी को चिन्हित किया है और 13 राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया है। अब लिम्फेटिक फाइलेरिया 3 प्रकार के जो परजीवी एक कृमि हैं जो देखेंगे प्रोटोजोआ, उनके कारण होता है, जिसमें वो चेरिया वैनक्रॉफ्टी है, और उसके बाद फिर यह भारत में मुख्य रूप से कारक है, और ब्रूगिया मालावी और ब्रूगिया तिमोरी ये क्या है अन्य जगहों पे भी एक इसके लिए उत्तरदायी हैं। 13 राज्यों में इस अभियान को चलाया गया है। 13 राज्य में कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के 111 जिलों को शामिल किया गया है। और 2030 का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके लक्ष्य से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन की रणनीति के लिए लागू करने का आह्वान किया गया है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो जो परजीवी होते हैं प्रोटोजोआस उसके कारण होता है। यहाँ पे परजीवी कृमि जो होते हैं उनके कारण होता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का टेनिस प्रतियोगिता जीता है। तो स्विट्ज़रलैंड के जिल टिचमैन जो हैं उन्होंने मुंबई में जो मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता है उसको जीत लिया है। जिल टिचमैन ने किसको हराया है, तो थाईलैंड की मंचया और संवागाऊ को हराया है। जब भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है, और इसे पहली बार 2017 में आयोजित किया गया था, और उसका दूसरा संस्करण 2018 में, तीसरा संस्करण 2024 में, जबकि अभी जो है वर्ष 2025 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया है मुंबई ओपन। और यहाँ पे देखेंगे तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 का टेनिस प्रतियोगिता जीती है, तो यहाँ पे जिल टिचमैन ने जीता है। अब महिला टेनिस संघ जो WTA है उसके बारे में हम देखते हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। और स्थापिका कौन थी, तो अमेरिका की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग द्वारा इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और मुख्यालय कहाँ पे है, तो फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और गुरु रविदास जयंती की चर्चा कर लेते हैं 2025 में जो मनाई गई है। तो 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती 2025 मनाई जाएगी। और माघ माह होता है, उसकी पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास का जन्म हुआ था, और यह भक्ति आंदोलन के महान संत थे। यह संत दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। इन्हें रैदास, रोहिदास और रूहीदास जैसे नामों से भी जाना जाता है। और यह पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े समुदाय जो मोची परिवार होता है उस समुदाय से आते हैं। और इनकी शिक्षाओं में मानवाधिकार, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। इनकी अगर रचनाएं देखेंगे तो पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी इसमें शामिल है। अब 12 फरवरी को किसका जयंती मनाया गया है, तो गुरु रविदास जी का जयंती मनाया गया है। अगले इसको हम पढ़ते हैं, तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है उसके निर्माण को मंजूरी मिली है। और कुछ दिन पहले ही घोषणा किया गया था कि 18वें रेल जोन के रूप में जो है दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है उसे घोषित किया गया था। और यह जो नया रेलवे जोन है यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार स्थापित किया जा रहा है, जिससे रेलवे परिचालन की दक्षता में बढ़ने की उम्मीद है।
और दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है, इसमें जो प्रमुख डिवीज़न जो शामिल हैं उसमें विजयवाड़ा डिवीज़न, गुंटूर डिवीज़न, विशाखापट्टनम डिवीज़न और वाल्टियर डिवीज़न जो है, जो ये विशाखापट्टनम डिवीज़न है, वाल्टियर डिवीज़न का भी हिस्सा हुआ करता था। ये प्रमुख डिवीज़न शामिल हैं और इसका अधिकार क्षेत्र जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया गया है। और यह जोन जो है आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से को कवर करेगा, उसके साथ साथ तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को भी कवर करेगा। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन को निर्माण की मंजूरी दी है, तो दक्षिण तटीय रेलवे जो है इस जोन को मंजूरी दी है। तो 18वां जोन हो जाएगा यह। और कहाँ बनाया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में और उसके बाद फिर तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में। उसके बाद सैन्य अभ्यास जो विंग रेडर्स है, इसकी चर्चा करें तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने जो पूर्वी कमांड है वहाँ पे विंग रेडर्स नामक क्या है, एक व्यापक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। इससे जो प्रश्न बनेगा वह है कि हाल ही में विंग रेडर्स नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है वह कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह पूर्वी कमान पर आयोजित किया गया है। तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसे विंग रेडर्स को किया है। उसके बाद अगले इशू पे बढ़ते हैं। तो पेंडोरा मिशन है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा जो एक्जो प्लैनेट हैं उनके अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन लॉन्च किया गया है। और पेंडोरा जो है यह एक लघु उपग्रह है जो बाह्य ग्रहों के जो वायुमंडल है उनके मेज़बानी तारों की विशेषता बताने के लिए डिज़ाइन किया गया है और लॉन्च जो है 2025 के अंत में किया जाएगा। और यह मिशन जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों को परिष्कृत करके बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक है सृजनम कार्यक्रम। सृजनम देखिए अभी बनाया गया है, यह किसके लिए बनाया गया है, तो जो जैव चिकित्सा के अपशिष्ट रूपांतरण रिग है इसकी तरह कार्य करेगा। और जो रक्त, मूत्र, थूक एवं प्रयोगशाला डिस्पोजल होते हैं, जैसे जो रोगजनक जैव चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं उनको कीटाणु रहित करेगा। और इस रिग को सृजनम नाम दिया गया है, जो ये रिग है। और किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए जो लगाया गया उपकरण होता है, यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, तो रिग कहते हैं। तो सृजनम भी क्या है, एक निर्दिष्ट कार्य के लिए लगाया जा रहा है। यह उपकरण 30 मिनट में 10 किलो जैव कचरे को जैव खाद में बदलने की क्षमता रखता है, जिससे आप देखेंगे तो पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी दैनिक क्षमता की बात करें तो 400 किलोग्राम इसकी दैनिक क्षमता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हम देखेंगे तो देश के जो अस्पताल हैं उनमें प्रतिदिन रोगजनक जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो है, अगर देखेंगे तो प्रति बिस्तर 0.5 से 0.75 किलोग्राम तक निकलता है। और इससे सर्वाधिक खतरा किन्हें होता है, तो नर्सिंग स्टाफ को होता है। और केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो भारत में प्रतिदिन 743 टन जैव कचरा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है वह उत्पन्न होता है, जो इसके सुरक्षित एवं उचित निपटान के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। तो यह क्या करेगा, तो यह जो सृजनम है यह इससे निपटने में मदद करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो ICAR-NRIIPM है उसके बारे में देखेंगे। तो यह जो है 33वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है 12 फरवरी 2025 को। और यह संस्थान पौध संरक्षण और समेकित नासीजीव प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में की गई थी। उसके बाद जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फसलों को नासीजीवों से बचाना और पर्यावरण के अनुकूलन तरीकों को बढ़ावा देना और इससे कृषि में कीट नियंत्रण को अधिक प्रभावी और पर्यावरण को अनुकूल बनाया जा सकता है। और नासीजीव कृमि उत्पादन को कम कर सकते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। यह मानव स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यह ऐसे जीव होते हैं जो पौधों, फसलों और मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें कीट, रोग, खरपतवार, कृंतक और अन्य जीव शामिल होते हैं। इस पर जो प्रश्न बनेगा यह हो सकता है कि राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो उगबात जलवायु लचीली कृषि परियोजना जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो है उसने सोमालिया में उगबाड़ नामक जो है 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत की है। और यह जो परियोजना है इसका नाम उगबाड़ है, जिसका मतलब क्या होता है, आशा का प्रतीक होता है। इस परियोजना में जो $95 मिलियन है यह निवेश किया जाएगा
और यह परियोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बड़े पैमाने पर जो निवेश हैं उनके माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत बनाने में मदद करेगी। संयुक्त राष्ट्र अगर खाद्य संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1945 में की गई थी, ताकि विश्व भर में खाद्य आपूर्ति और कृषि उत्पादन में सुधार लाया जा सके। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है तो इटली के रोम में है। और सोमालिया में कृषि क्षेत्र देखेंगे तो अनुमानित 65% जो आबादी है उसके लिए आर्थिक गतिविधि क्या है, कृषि क्षेत्र है। तो उगबार जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है तो FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद देखेंगे तो थाई पुसम त्यौहार जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह देखेंगे तो जो भगवान मुरुगन हैं यानी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो बड़े पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय की पूजा इसमें की जाती है। और धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान मुरुगन की पूजा करने से जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और यह पर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तमिलनाडु में खास तौर पे। और 11 फरवरी को थाई पुसम त्यौहार 2025 मनाया गया है। यह तमिल हिंदू समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और यह त्यौहार जो है तमिल माँ जो थाई की प्रथम पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो थाई की प्रथम पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं थाई पुसम। और यह त्यौहार जो सूरप दमन राक्षस के ऊपर भगवान मुरुगन की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो इसी दिन भगवान मुरुगन को उनकी माता देवी पार्वती ने दिव्य शस्त्र वेलभाला प्राप्त हुआ था। और थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है तो दक्षिण भारत और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और पैरा तीरंदाजी जो एशिया कप है उसकी बात करते हैं। तो भारत ने जो थाईलैंड में आयोजित हुआ था पैरा तीरंदाजी एशिया कप उसमें शानदार प्रदर्शन किया है और 6 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य मिलाकर कुल 12 पदक जीते हैं और टेबल में नंबर 1 पे रहा है। तो पैरा एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है तो थाईलैंड में किया गया है, यह उसका उत्तर होगा। उसके बाद भारत मिस्र संयुक्त विशेष अभ्यास जो साइक्लोन थर्ड है यह किया गया है। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष जो बल अभ्यास है साइक्लोन का यह तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें प्रारंभ किया गया था। और यह वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला अभ्यास है और जिस देखेंगे तो बारी बारी एक बार यह भारत में तो एक बार मिस्र में आयोजित होता है। पिछला संस्करण जो जनवरी 2024 में हुआ था यह मिस्र में आयोजित किया गया था। और इस पर जो प्रश्न बनेगा साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है तो साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। पंकज आडवाणी ने जो है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है अभी। तो पंकज आडवाणी ने क्या किया है यशवंत क्लब में अपना 36वीं राष्ट्रीय खिताब और 10वां जो पुरुष स्नूकर खिताब है हासिल किया है। पंकज आडवाणी भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रमुख खिलाड़ी है। वर्ष 2003 में उन्होंने जो है अपने पहले राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता था और पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ष 2008 में उन्होंने जो है अर्जुन अवार्ड मिला था और 2010 में देखेंगे तो पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में पंकज आडवाणी ने क्या हासिल किया है तो 36वां जो है राष्ट्रीय खिताब और 10वां जो है स्नूकर पुरुष स्नूकर खिताब इन्होंने अपने नाम पे हासिल किया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 25T बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337 जो है तो विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337 को शामिल किया गया है। अब टग जहाज़ को देखेंगे तो क्या होते हैं तो टग शिप्स वह होते हैं या छोटे लेकिन शक्तिशाली जहाज़ होते हैं जो बड़े जहाज़ों को पनडुब्बियों को खींचने ढकेलने या मार्गदर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें टग बोट्स भी कहते हैं। और जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है तो इसके द्वारा यह निर्मित किया गया है। अब टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के अगर बारे में जानते हैं तो कोलकाता में स्थित यह एक प्रमुख रेल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह मालवाहक वैगन मेट्रो कोच यात्री ट्रेनों नौवहन और सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है। यह कंपनी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वंदे भारत ट्रेनों और पूरे मेट्रो के लिए कोच भी बना रही है। और इसके अलावा यह भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के लिए जहाज़ों और टग बोट्स का निर्माण करती है। तो 25T बोलार्ड
पुल टग अश्व का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और इस वर्ष की जो विश्व रेडियो दिवस की थीम रही है वह रही है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। उसके बाद फिर है भारत में रेडियो प्रसारण 1920 के दशक में प्रारंभ हुआ था और पहला कार्यक्रम 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। उसका 1956 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्कों में से एक है। और रेडियो 1920 के दशक में शुरुआत हुआ और व्यावसायिक रूप से अस्तित्व में आया था वर्ष 2011 में। यूनेस्को के सदस्य देशों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया है मनाने के लिए। तो 2011 से क्या मनाया जा रहा है? तो यह घोषणा हुई थी कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा। अब रेडियो का आविष्कार जो गुगलिल्मो मार्कोनी के द्वारा किया गया था और इन्होंने 1890 है के दशक में रेडियो ट्रांसमीटर का आविष्कार किया था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न अगर देखेंगे आप तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। उसके बाद हम देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो यहाँ पे है करप्शन से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो वर्ष 2024 में सूचकांक का फोकस जो रहा है वह भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालता है, यह इसका फोकस रहा है। अंतिम पायदान पे आप देखेंगे तो दक्षिण सूडान 180 नंबर पर, सोमालिया 179 और वेनेजुएला जो है 178 पर है। और टॉप 3 देश अगर देखेंगे तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं जिनमें क्या है तो भ्रष्टाचार न्यूनतम है। भारत देखेंगे तो 180 देशों में 96 स्थान पे रहा है और 2024 में 38 और 2023 में 39 और 2022 में इसमें क्या है तो 40 जो है वह कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो होता है यह क्या करता है, इसको जारी करता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1993 में हुई थी, जर्मनी के बर्लिन में स्थापित किया गया था। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 96वां स्थान रहा है भारत का। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। भारत के कोकिला जो सरोजिनी नायडू जी हैं उनकी 146वीं जयंती मनाई गई है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती क्या देखेंगे तो भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती किसके रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। वर्ष 1905 में यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई और महात्मा गांधी और उनके स्वराज के विचार के अनुयायी बनी। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित महिला भारत संघ स्थापना में सरोजिनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर 1925 के कानपुर अधिवेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इन्हें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। और पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी। उसके बाद देखेंगे तो 1930 में नमक जो मार्च था या दांडी यात्रा थी उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय सहित कई अन्य जो कांग्रेस के नेता थे उनके साथ गिरफ्तार भी किया गया था। और सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने वर्ष 1931 में महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। उसका 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी वह घोषित किया गया। और यह भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी किसी भी स्टेट को देखेंगे तो। और एक कवित्री के रूप में आप देखेंगे तो उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुण वक्ता के कारण इसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, या भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने क्या किया था, 1300 पंक्तियों की एक कविता लेडी ऑफ द लेक लिखा था। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में गवर्नमेंट हाउस में जो कार्डियक अरेस्ट था उसके कारण इनका निधन हो गया था। तो प्रश्न जो बनता है इसमें यह बनता है कि सरोजिनी नायडू को किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो भारत में पहली बार किसी महिला को राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो प्रधानमंत्री देखेंगे तो हाल ही में फ्रांस की यात्रा पे गए हैं और उसमें इस गलियारे की बात की गई है। वैसे देखेंगे तो IMEC जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है यह सितंबर 2023 में इसकी घोषणा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। और इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और
यूरोपीय आयोग जो यूरोपियन यूनियन है इनके नेता के बीच बैठक के बाद की गई थी और यह भारत मध्य पूर्व एवं यूरोप को जोड़ने वाली एक व्यापक परिवहन नेटवर्क है जिसमें रेल, सड़क, समुद्री मार्ग शामिल है। अब IMEC जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें 2 अलग अलग गलियारे प्रस्तावित हैं जिसमें पूर्वी गलियारा है भारत को खाड़ी देशों के साथ जोड़ेगा और एक उत्तरी गलियारा है जो खाड़ी देशों को यूरोप के मध्य होगा। इसको हम मैप पे अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं भारत से लेके यूरोप को जोड़ेगा। तो यह 2 है। ईस्ट कॉरिडोर में भारत और अरब तक खाड़ी के लिए यहाँ तक जोड़ेगा। उसके बाद फिर हाइफा जो इजराइल का है वो वहाँ, उसके बाद फिर पीरियड्स और यहाँ पे नॉर्थ कॉरिडोर के रूप में अरब की खाड़ी से यूरोप तक यह जोड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद जो 356 है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था और सरकार के गिरने के बाद कोई भी पार्टी यहाँ पे बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था वर्ष 1951 में और सबसे अधिक बार देखेंगे तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार से अधिक भी लगाया जा चुका है। भारतीय संविधान में देखेंगे तो 356 में केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने पर वह क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और इसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। तो अब प्रश्न क्या बनेगा, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पनडुब्बी मत्स्य 6000 के बारे में देख लेते हैं। तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से क्या किया है, एक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की जा रही है। इसके तहत क्या देखेंगे, समुद्री अन्वेषण जो है अवलोकन के लिए वैज्ञानिक सेंसर के इस एक सेट के साथ 3 लोगों को जो समुद्र है उसमें 6000 मीटर गहराई तक 3 लोगों को भेजा जाएगा और मत्स्य 6000 भारत की पहली मानव समर्सिबल मानव युक्त पर जो पनडुब्बी है और इसे डीप ओशन मिशन जो है उसके तहत विकसित किया जा रहा है और हाई प्रेशर और अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम होने के लिए इसे टाइटेनियम धातु से निर्मित किया जा रहा है। टाइटेनियम इस धातु से बने जो पर्सनल स्फीयर का एक एकीकरण है इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। इसको जो बनाया जा रहा है वो टाइटेनियम की धातु से बनाया जा रहा है ताकि यह प्रेशर को और तापमान को सह सके और मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसके बाद अगले इशू पर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है और यहाँ कहाँ मनाया गया है, तो महालनोबिस ऑडिटोरियम में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। विषय क्या रहा है, तो सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकसित विकास और सहयोग के 17 वर्ष, यह क्या है इसका जो विषय है यह रहा है। और राष्ट्रीय जो सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका देखेंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सांख्यिकी क्षमता का निर्माण को बढ़ावा देना और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। तो इस पर जो प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी जो है ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 17वां स्थापना दिवस मनाया है। अगले इशू हम देखते हैं तो शिखर धवन को चैंपियंस ट्रॉफी में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखर धवन के साथ 3 लोग और हैं, जैसे पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन, उसके बाद न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज हैं शेन वाटसन, उनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर शेन वाटसन 2 बार लिखा गया है। और उसके बाद हम देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जो है उसने शिखर धवन और 3 अन्य लोगों को जो है चैंपियंस ट्रॉफी में 4 राजदूतों के रूप में नियुक्त किया है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में देखते हैं तो इसकी शुरुआत 1998 में किया गया था और पहला नाम क्या था, तो विल्स इंटरनेशनल कप, बाद में 2000 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और ICC नॉकआउट ट्रॉफी कर दिया गया और नया नाम जो है वर्ष 2002 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी किया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में देखेंगे तो इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक किया जा रहा है और मेज़बान कौन है, तो पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE और पाकिस्तान, तो इनके में किया जा रहा है। भारत के जितने मैच होंगे UAE में होंगे और पाकिस्तान के और अन्य जो मैच होंगे वो कहाँ होंगे, तो यहाँ पे
तो पाकिस्तान में होंगे। तो ये कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। कुल कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? तो 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। जो प्रश्न बनेगा वह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 है, इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक जो है उसने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 जारी किया है। कुल देश इसमें कितने शामिल है? तो 139 हैं। टॉप 3 देश देखेंगे तो सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क हैं। भारत की स्थिति कितनी रही है? तो 38वीं रही हैं, जिसमें पिछले साल से देखेंगे तो 6 पायदान का लाभ हुआ है। अंतिम पायदान पे देखेंगे तो लीबिया 139वें, अफगानिस्तान 138वें और सोमालिया 133वें स्थान पे रहा है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वैश्विक सूचकांक है और जिसके द्वारा लॉजिस्टिक दक्षता को मापा जाता है। और इसमें कुल 6 घटक होते हैं, जिसमें कस्टम्स, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रभावशीलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है, जिसमें यातायात और परिवहन नेटवर्क की गुणवत्ता जैसे बंदरगाह और हवाई अड्डे। और प्रेसिंग, जिसे हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं, माल और सेवाओं के समय पर उपलब्धता और लागत। और शिपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट की तेज़ी और विश्वसनीयता। लॉजिस्टिक गुणवत्ता और ट्रैकिंग यह है। और उसके बाद फिर देखेंगे तो माल की स्थिति की ट्रैकिंग करने के लिए वितरण गुणवत्ता और समय, टाइमलेस शिपमेंट का समय पर पहुंचना यानी डिलीवर समय यह है। तो इस पे जो प्रश्न बनेगा वह होगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत 38वें स्थान पे रहा है और 6 पायदान का लाभ हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम देखते हैं तो F-35 लड़ाकू विमान जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी ओर से भारत को F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है। अब F-35 लड़ाकू विमान देखेंगे तो अत्याधुनिक बहुभूमिका जो है लड़ाकू विमान है और इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया था। यह विमान स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इसका मतलब है कि इसमें रडार के पकड़ में आना स्टील्थ हेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण बहुत मुश्किल होता है और रडार के पकड़ में नहीं आएगा तो दुश्मन की रक्षा जो प्रणाली होती है उसको धोखा देने में मदद करता है। अब कौन कौन से देश इसके उपयोग करते हैं? तो इसमें देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इसका उपयोग करते हैं। इसके प्रमुख संस्करण देखेंगे तो F-35, F-35A और उसके बाद फिर F-35B और F-35C इसके प्रमुख संस्करण हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन से लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? तो F-35 देने की पेशकश की है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक देखेंगे 2025। तो पर्यावरण थिंक टैंक जो जर्मन मार्च है उसके द्वारा जो जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2025 जारी किया गया है। और यह सूचकांक देखेंगे जलवायु से जुड़ी जो चरम मौसम संबंधी घटनाएं हैं उन जो मौसमी घटनाएं हैं देशों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं जोखिमों का आकलन करके देशों को रैंक प्रदान करता है। वर्ष 2025 में देखेंगे सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया है और वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान, बेलीज और इटली। और उसके बाद वर्ष 1993 से लेकर 2022 की अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से रहे हैं? तो डोमिनिका, चीन और हॉन्डुरस। सूचकांक में 3 जोखिम श्रेणियों के माध्यम से चरम मौसम घटनाओं को प्रभावी का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें जल विज्ञान, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान। और यह सूचकांक प्रकाशन से 2 वर्ष पूर्व तथा पिछले 30 वर्ष की अवधि में देशों में जो चरम घटनाओं को जो प्रभाव है उसको दर्शाता है। उसके बाद भारत की स्थिति हम देखेंगे तो वर्ष 1993 से 2022 के बीच जो चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में भारत रहा है। और ऐसी जो घटनाएं हैं उनके कारण होने वाली जो वैश्विक मौत है उनमें 10% भारत की हिस्सेदारी रही है और आर्थिक क्षति देखेंगे तो 4.3% भारत की योगदान इसमें रहा है। और इसी अवधि के दौरान भारत बाढ़, हीट वेव, चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। और बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित देश में देखेंगे तो चीन, भारत और फिलीपींस रहे हैं। वर्ष 1993 से 2022 तक दुनिया भर में लगभग 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो प्रत्यक्ष नुकसान है वह हुआ है। अब जर्मन मार्च देखेंगे तो यह एक स्वतंत्र जो विकास, पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो बार्न, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और जो प्रमुख प्रकाशन है तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो प्रदर्शन सूचकांक है वह और जलवायु जोखिम सूचकांक है। तो ये आप देखें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इनको जारी करता है। उसके बाद हम देखते हैं हैदराबाद बर्ड एटलस। तो हाल ही में जो पक्षी निरीक्षक और स्वयंसेवकों ने मिलकर हैदराबाद बर्ड एटलस विकसित किया है।
तो हैदराबाद बर्ड एटलस एक नागरिक विज्ञान परियोजना है जो हैदराबाद शहर और उसके आसपास मौजूद पक्षी प्रजातियों को व्यवस्थित रूप और दस्तावेजीकरण पर केंद्रित है। इसमें जो होगा तो पक्षी प्रजातियों जो परियोजना में पक्षी प्रजातियों के वितरण एवं मानचित्रण के साथ मौसमी विविधताओं और उनके आवास विशिष्ट डाटा को शामिल किया जाएगा। हैदराबाद बर्ड जो एटलस है शहर के 11% हिस्से को कवर करेगा और पक्षी सर्वेक्षण कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए वर्ष में 2 बार शीतकालीन फरवरी और ग्रीष्मकालीन जुलाई में किया जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 की बात करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी जो एकीकृत ऊर्जा इकाई है एनटीपीसी लिमिटेड, इसको जो है जल जो तन्यकशीलता श्रेणी है इसमें फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार 13 फरवरी को चेन्नई में यूएन ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI की ओर से जो आयोजित समारोह था उसमें प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय जो ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड है, यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और देश की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता का लगभग 25% योगदान यह देता है। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है तो 77 गीगावाट से अधिक है। कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रश्न क्या बनेगा तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप देखेंगे तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया इसके द्वारा क्या गया है प्रदान किया गया है। किसको मिला है तो एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और प्लेटफॉर्म मित्रा की बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है सेबी सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसके बारे में उसने क्या किया है तो मित्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट नामक एक नया प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा तो जो लावारिस और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो हैं उनको ट्रैक करेगा और पुनः प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। और निवेशकों को ऑनलाइन अपने निष्क्रिय फोलियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे और आवश्यक प्रक्रिया की पूरी करके अपने निवेश को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। जब वो देखेंगे उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उनको पूरा करेंगे तो यह पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। और यदि किसी म्यूचुअल फंड फोलियो के पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ तो लेकिन उसमें यूनिट बैलेंस मौजूद है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को गैर सांवैधिक निकाय के रूप में की गई थी, जिससे 30 जनवरी 1992 को अधिनियमित कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और यह भारत में पूंजी बाजार और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियामक संस्थान है। अब प्रश्न क्या बनता है तो प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1988 में हुई थी 12 अप्रैल को। उसके बाद फिर देखते हैं राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024। तो जो केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल हैं उन्होंने नई दिल्ली में राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति के सांकेतिक लक्ष्य के आधारित एक रैंक 2024 रिपोर्ट जारी किया है। यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था, उनके प्रावधानों के अनुसार राज्य के संबंधित प्रदेश सरकार के द्वारा अपने पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का आकलन करती है। और 2013-14 से 2021-22 के बीच देखेंगे तो ग्रामीण स्थानीय निकायों में अगर हस्तांतरण की बात करेंगे तो 39.9 से बढ़कर यह 43.9 हो गया है। और हस्तांतरण सूचकांक में शीर्ष राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन से रहे हैं तो पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र, पाँचवें पे क्या है तो उत्तर प्रदेश है। पाँचवें पे उत्तर प्रदेश और पहले पे क्या है कर्नाटक। रिपोर्ट में यह भी आंका गया है कि पंचायतें स्वतंत्र निर्णय लेने में और उन्हें लागू करने में कितनी स्वायत्त हैं, कि पंचायत अगर स्वतंत्र निर्णय ले पाती है या फिर लागू करती है कि नहीं, यह भी इसमें दर्शाया गया है। अब प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है तो कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे तो जो फरवरी है उसके तृतीय सप्ताह की आगे हम चर्चा करेंगे और जितने भी इशू बनेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे और उन्हें डीप में जानेंगे भी, उन पर जो प्रश्न बनेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।